चलो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक चल रहा था हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था, चाहिए तो मैं फिर से बता दूंगा, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक्सप्रेशन डेल्टा टीवी, राइट। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा वो पता करना है, राइट। सो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं हम ना, एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टीवी। नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना लोअर होता है, राइट। इफ रिमेंबर द ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था हमने, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है हर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट से। तो कितना लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ V, राइट। हेलो, हाँ सर, जितना है। मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा लोअरिंग होगी उतना ज्यादा डेल्टा टी भी होगा। ऑल्सो डेल्टा टी भी डिपेंड्स ऑन व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो आई कैन से डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। नहीं, डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यस एग्री? ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बन गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स। नाउ सपोज n of A and n of B be number of moles of A and B, solute, solvent and solute. So delta TB कितना आ जाएगा? Delta TB is K mole, number of moles of B upon n of A plus n of B. As usual we say solution is dilute, right? So n of B by n of A होगा, right? So K is equal to n of B upon n of A. Now n of A is what? Weight of solvent by molecular mass of solvent. ये हो गया। So delta TB is equal to K into molecular mass of solvent upon into this. ना इसको एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं KB, और ये क्या हो गया? N of B by W of A। ये क्या हो गया? मोलैलिटी सर, Molality of the solution. So delta TB is KB into delta TB is KB into M। समझा? हेलो सर M लिखो ना, वो N क्यों लिख रहा है? अरे M ही तो है बेटा, कहाँ दिख रहा है? तो थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, मगर ऐसा थोड़ी ना कि M का N कर दे। तो KB into M हो गया, बस M स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, मोलालिटी क्यों चूज किया, मोलालिटी के टर्म्स में क्यों लिख रहा है? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप तो बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, मोलालिटी चेंज नहीं होगी आपकी। सो दे प्रेफर एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। बाकी लिखने के लिए आप दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी लिख सकते थे, खाली KB का वैल्यू चेंज है, K का वैल्यू चेंज है। ये पहली चीज होगी, ठीक है ना। अगर आप डिसोसिएशन एसोसिएशन भी क्या होते हैं इसमें एकोमोडेट करोगे तो क्या मिलेगा? वन ऑफ फैक्टर डालोगे तो वन ऑफ फैक्टर क्या हो गया? I। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। अगर आप वन ऑफ फैक्टर भी डाल दोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? I इंटू KB इंटू M, where I stands for want of factor to accommodate association and dissociation of solute particles, right? याद है ना? यस लास्ट सर। क्लास में डिस्कस किया था। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। अब ये KB डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो KB क्या है? व्हाट इज KB? इतना पता है कि कांस्टेंट है सर। इज नोन एज यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो भी बोलना। सो यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज KB, राइट। अगर इसको मैथमेटिकली आप डिफाइन करोगे तो क्या है?
kb for any solution is what? kb डेल्टा for टीबी any बाय आई एम। I तो छोड़ दो, I am लिख लो, छोड़ो। For any solution is elevation in boiling point of unit molar solution। 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो उसका जो इंक्रीज होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट आएगा, दैट इज नोन एज यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। इसको मेजर करने का फॉर्मूला, यू कैन मेजर इट बाय यूजिंग फॉर्मूला केबी निकालने का फॉर्मूला आर टीबी नॉट होल स्क्वायर अपॉन 1000 into LV, where R is what? Universal gas constant, universal gas constant। सर न्यूमरेटर में एम भी तो आएगा सर, मोलालिटी को बुक में तो दिया है। अरे कुछ भी बोल रहा है, केबी का फॉर्मूला बेटा। हाँ केबी का ही। कुछ कहाँ से आएगा उसमें केबी में मोलालिटी? वो सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या बोलते हैं भाई, गलत देख लिया होगा। डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है मेरे को बता। 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और एक सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी तो कुछ होगी। हाँ सर। अगर बेंजीन का एक 1 मोलर सॉल्यूशन होगा और वाटर का 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो दोनों में सेम ही थोड़ी ना आएगा डेल्टा टीबी अलग अलग आएगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन केबी कंट्रीब्यूशन है वो सॉल्वेंट का है, इसमें सोल्यूट की कोई चीज नहीं होगी। इसमें सोल्यूट की चीज कहाँ से आएगी? तूने कुछ और पढ़ लिया। तो टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 1000 तो 1000 है। LV is latent heat of vaporization for 1 gram, 1 gram of solute, solvent, 1 gram of solvent। ये हो गया आपका केवी का फॉर्मूला, समझा? हाँ सर। If I ask you to justify that elevation in boiling point is colligative property, कैसे justify करोगे आप? If I ask you to justify that elevation in boiling point is a colligative property, so how will you justify it? सर मोलालिटी है सर, वो ऑब्वियसली उसी पे डिपेंड करते हैं सर। Depends on molality, number of moles present in given volume of या given mass of solvent solution, right? तो मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या कह लो सोल्यूशन में, राइट? तो कितना सोल्यूट प्रेजेंट है और उसके भी मोल्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? हेंस इट इज अ colligative property, right? Now colligative property again can be used to estimate the molar mass of solute। तो calculation of molar mass, अगर आपको molar mass निकालना है, calculation of molar mass, वो कैसे करेंगे हम लोग? तो अभी जस्ट देखा था हमने डेल्टा टीबी, आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया, राइट? कोई भी एक्सपेरिमेंट से, कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया, बड़ा आसान है। तो डेल्टा टीबी आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे आप? इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ बी, राइट? हाँ सर। सो सॉरी, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। मोलालिटी है ना, वेट ऑफ ए पर थाउजेंड पर केजी, तो ये हो गया मोलालिटी। तो यहाँ पे एम ऑफ बी, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? 1000 kb इंटू वेट ऑफ बी अपॉन
delta TB into, right? Hello. Yes, sir. So this you can use to estimate molar mass of the solute. चलो अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर फ्रीज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो भी आज ही हो जाएगा, कोशिश तो ये रहेगी. So let's write a question. Calculate helioscopic constant for water. केबी की वैल्यू निकालो तो वाटर के लिए आपको क्या लगेगा? केबी निकालने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा ना. तो गिवन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम. निकालो तो केबी का वैल्यू. शेयर 6160 6160 से. क्या 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 अगल हो गया क्या? अरे इतना ही आ रहा है. 0.5 क्या पास आना चाहिए. अरे धोखा हो गया फिर तो. बहुत बड़ा धोखा हो गया. केबी का वैल्यू इतना बड़ा कर देगा तो समझ रहा है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से वहां चला जाएगा. मोलालिटी अगर तूने एक तो आपने सर यहाँ पे यूनिटी चेंज कर दी, कैलोरीज पर ग्राम डाल दिया. हाँ तो आर का वैल्यू कैलोरीज में 2 ले लेना. केबी का वैल्यू क्या है? आर टी नॉट स्क्वायर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी. आर का वैल्यू कितना है? ये कैलोरीज में, तो ये भी कैलोरीज में 8.314 जूल्स पर मोल ले लो पर केल्विन. अगर कैलोरी होगा तो 2 ले लो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. एक कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल्स ना. इसको 4.2 से डिवाइड कर दो तो नियरली 1 पॉइंट समथिंग आएगा. 1.98 समथिंग, 1.9 कुछ होगा. तो 2 ले लो. सर टेम्परेचर तो केल्विन में चाहिए ना. हाँ केल्विन में चाहिए ना. तो 2 हो गया. टीबी नॉट कितना? 373. तो टीबी नॉट कितना हो गया? 373 हो गया का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी. एलवी 1 ग्राम का चाहिए तो ऑलरेडी सीधा ही दिया आपको 540 कैलोरीज पर ग्राम. तो कितना हो गया? 2. यही तो किया था सर मैंने. 373 को 1500/4 ले लो तो 10⁴ साइड कर दो. 15 का स्क्वायर 225 हो गया अपॉन आ गया सर 0.51. 10⁴ 16 इंटू 54 हो गया अंदाजे से. नहीं तो 10⁴ आ गया सर 0.51 आ गया. तो कितना आ रहा है? 0.5 कितना आ रहा? 1 है 2 होगा. 1 तो 0.51 होगा. राइट. ये कितना बार हो गया? नियरली 4 बार 8. 4 से 4 कितना हो गया? 216. 9 एक्स्ट्रा. हाँ 0.5 से एक्स्ट्रा आएगा 0.51. ठीक है, समझा? हाँ सर. ना calculate boiling point of solution containing 90 gram of urea, 30 gram of urea dissolved in 500 gram of water. करो. केबी का वैल्यू ले लो आप 0.52 ले लो. वैल्यू होती है. सर 373.52 केल्विन. 373.52 लगभग ठीक की है. आया किसी को और?
हेलो, आप ही कर दो सर। नहीं वो तो मैं तो करूंगा ही। ओके, सी डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी कितना होगा, आई इंटू, सर आई तो यहाँ पे है नहीं, के बी इंटू एम। तो के बी हो गया 0.52, मोलालिटी कितनी हो गई 30 ग्राम है, तो ये हो गया आपका हाफ 0.5 मोल्स अपॉन 500 ग्राम है इंटू 0.5 1000 हो गया, तो ये हो गया आपका, तो डेल्टा 1। टीबी हो गया 0.5। तो इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज टीबी नॉट प्लस 0.52, तो 100.52 डिग्री सेल्सियस या 373.52 कैलोरी। समझा? सर धोखा मत दो सर, आप सेल्सियस में निकाल ले जबकि मैं केल्विन में निकाल दिया। हाँ कोई बात नहीं होता है, तो एक ही बात है, मैंने इसीलिए तो बोल दिया तेरा वाला भी तो आंसर बोलना। एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है ना सर मेरी। वाह 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 वाह, अच्छा मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग की आवाजें क्यों नहीं आ रही। an aqueous solution है, an aqueous solution, aqueous solution contains 5.85% W by W of NaCl, 9.5% W by W of MgCl2 and 3% W by W of urea. Find boiling point of solution. 100% एसोसिएशन एज्यूम कर लेना NaCl और MgCl2 के लिए, नो एसोसिएशन डिसोसिएशन फॉर यूरिया, यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, NaCl का 100% डिसोसिएशन एंड MgCl2 का भी 100% है। आया सर तीनों का नहीं सर, एक सेकंड सर, रुको रुको रुको। सर तीनों की मोलालिटी तो आ गई लेकिन उसका आगे समझ में नहीं आया। बेटा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स आपको एक ही मोलालिटी निकालनी पूरे सॉल्यूशन के। निकाल तो तीनों की दी। An aqueous solution contains 5.85% W by W of NaCl, मतलब NaCl है ना, तो इसका सॉरी I कितना आएगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर 1 1 कैसे भाई, NaCl है, दो पार्टिकल में डिसोसिएट नहीं होगा, Na प्लस Cl माइनस, 100% डिसोसिएशन बता रहा हूँ। आप अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि 100% डिसोसिएशन है? तो तुझे क्या बताया मैंने, साफ बोला मुझे मैंने लगा 100%। 100% है, इसलिए मैं सबकी आई की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। 100% डिसोसिएट हो रहा ना भाई, तो इसके दो हो जाएंगे, तो 5.85 ग्राम है अपॉन 58.5, ये हो गया। इसके इतने मोल्स ले लो, इसमें पार्टिकल्स के कितने मोल हो जाएंगे, 3 पार्टिकल्स है, आई फैक्टर 100% 3 हो गया, 3 इंटू 9.5 अपॉन 95, 95 प्लस इसका एक ही रहेगा पॉइंट ऑफ फैक्टर, और 3 ग्राम है आउट ऑफ 60, बचा कितना ग्राम देखो, 12, 17, 13.5, 18.35, तो 18 माइनस कर दिया तो 71.65, ये हो गया आपका ओवरऑल मोलालिटी। इतने पार्टिकल्स हैं, 71.6, 71 नहीं 81.6 है ना, 9.81।
ये हो गया m का वैल्यू। अब ये निकालो आप कितना आ रहा है, कैलकुलेटर चलाओ देखो कितना आता है। हेलो, हाँ चला रहा हूँ सर। सर 0.006 006 रेंट 2000 भी करना है रहेगा, मोलालिटी नहीं करना। 81.65 ग्राम था ना सॉल्वेंट का, पर केजी चाहिए ना। अब कितना आ रहा? 6.73 6.73 पक्का ना? हाँ सर ये हो पक्का। गया 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.55 सर 0.3.55 डिवाइड बाय 0.5 50 डिवाइड बाय 81.6 80 भी अगर पकड़ लेना है। अच्छा 6.73 ठीक है, मोलालिटी हो 6.73। अभी डेल्टा टी भी कितना हो गया? 6.73 नहीं, डेल्टा टी भी तो बहुत लंबा जाएगा सर। कैसे लंबा जाएगा, कुछ नहीं बोल रहे हैं। डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा? केवी इंटू एम, केवी इंटू केवी तो दिए ही नहीं सर। 0.52 वाटर का याद कर लो, एम हो गया 6.73। अब मल्टीप्लाई कर लो 52 3 1 सर ये कंबाइंड मोलालिटी कैसे निकाला सर, समझ में नहीं आया सर। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो निकालना, तो निकाल लिया मैंने। वो मुझे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो नहीं समझा सर। NaCl डिसोसिएट होगा दो पार्टिकल्स में, Na और Cl। हाँ अगर उसका आई फैक्टर आप निकालोगे, वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे, तो 1 + n - 1 × अल्फा, 1 + NH3 2 2 - 1 1 अल्फा इज 1, तो 1 + 1 2। अरे भाई एक का दो हो गया ना, समझ में। NaCl डिसॉल्व करेगा, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंटरेस्ट है। जिसको पहले आप 0.1 पकड़ते थे वो डिसोसिएट हो जाएगा दो दो पार्टिकल में, तो 0.1 की जगह 0.2 पकड़ना पड़ेगा आपको। कितना? अच्छा हाँ 2 मोल आ गए ना 2 मोल उसके। हो गए ना उसके पार्टिकल्स के टर्म्स में अगर बात करो तो। अब आयन है भले, समझा सर। MgCl2 में 1 का 3 हो गया। समझा सर। राइट। यस सर। तो हाँ कैलकुलेशन गलत नहीं है, तो 3.5006 आ रहा, 3.5 ही पकड़ लो। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 103.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट लास्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। इसके बाद क्या सर? नेक्स्ट टॉपिक, calculate molar mass of non-volatile solute which dissociates in 3 particles with 3% dissociation, whose 20 gram when dissolved in 500 gram of water is found to have boiling point of 102.6 degrees Celsius. सर 16 1 6 हाँ करेक्ट करेक्ट। सॉल्व करूं? बाकी लोग कोई बच्चे ही नहीं क्या, सब चले गए? नहीं सर 3 है, अभिमन्यु, कौस्तुभ, अभिमन्यु और सागर। कोई कुछ बोले नहीं रहा। सी मोलालिटी कितना हो गया? 20 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है अपॉन मोलर मास सोल्यूट का, डिवाइड बाय 500 इंटू 1000 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 240 बाय मोलर मास हो गया, राइट ना। डेल्टा टीबी इज आई इंटू केवी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी कितना? 2.6। आई का वैल्यू कितना हो गया? 3 पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 इंटू 0.52 इंटू 40 डिवाइड बाय एम।
ये हो गया 5, तो m इज इक्वल टू 80/5, दैट इज 16 ग्राम. So 16 ग्राम पर मोल इज आंसर. मोलर मास इज 16 ग्राम पर मोल. क्लियर हो गया? यस सर. ओके, चलो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चलो ये समझते हैं क्या होता है. ठीक, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. सो इफ यू रिमेम्बर, जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी भी लिक्विड को अगर आप कूल करोगे, राइट, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, सॉरी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसका मतलब रिड्यूस होगा. टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक टेम्परेचर रिड्यूस होगा, उसके बाद टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट. याद है? जैसा ग्राफ हम देखते थे, अगर टेम्परेचर आप देखोगे, अगर आप कूल करोगे तो टेम्परेचर क्या होता था? टेम्परेचर आपका कम होते जाता था, कम होते जाता था, कम होते जाता था. फिर उसके बाद अगर कूल करोगे था, ये कूल कर रहा हूँ मैं, एक कूलिंग बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता था. इधर था लिक्विड, राइट, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो कांस्टेंट हो जाता था. फिर उसके बाद वापस से क्या होता था? सॉलिड हो जाने के बाद फिर से ये तो टेम्परेचर कम कूलिंग होने कर्व है लगता ना था. सर. हाँ, कूलिंग कर्व. तो ऐसा होता था, राइट. सवाल ये है कि वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो क्या था? सर अब मैं और कॉस्ट तो भी बचे हैं सर. तो यही पॉइंट है. ये टेम्परेचर अगर मैं ले लूं तो ये जो कूलिंग पॉइंट है ये था फ्रीजिंग पॉइंट, राइट. फ्रीजिंग पॉइंट याद है ना? तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? इस जगह पे लिक्विड भी है और सॉलिड भी है. कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस पॉइंट पे वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. सर उस पॉइंट पे अपने टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सर. मैंने तो यही सीखा है. आपने तो इस बात पे इतना फोर्स किया था कि फेस चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. बराबर. तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट. उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. बात यह है कि वहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं. हाँ बिल्कुल. बस वही चीज. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम. अगर किसी पॉइंट पे मैं रोक दूं हीट निकालना या देना, तो जितना सॉलिड है उतना सॉलिड बना रहेगा, जितना लिक्विड है उतना लिक्विड पड़ा रहेगा, राइट. तो ये तो एक हो गया. लेकिन अपने को यहाँ वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात करनी है, ठीक. तो अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? कम हो जाएगा सर. नहीं नहीं बढ़ेगा 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 सॉरी ना. बढ़ेगा. और अगर लिक्विड को कूल करूं कम हो जाएगा सर. तो कम हो जाएगा, राइट. एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा. सोच के देखो. नहीं समझा सर. किसी भी चीज का लिक्विड फेस ले लो और सॉलिड फेस ले लो. किसी चीज, वाटर का ही ले लो, आइस ले लो और लिक्विड वाटर ले लो, राइट. तो दोनों का वेपर प्रेशर में क्या फर्क होगा? किसका ज्यादा किसका कम? सॉलिड का ज्यादा होगा. सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. नहीं नहीं लिक्विड का सॉरी सर. पानी का. बराबर है. हाँ और सर. आइस सॉलिड है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक. अब आइस को आप हीट करना चालू करो और वाटर को कूल करना चालू करो. एक का बढ़ेगा एक का घटेगा और एक टाइम पे आके दोनों सेम हो जाएंगे. बस उसी पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. तो बचपन से तो सर मतलब हम तो कुछ और ही पढ़ रहे थे मतलब. कहाँ वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात नहीं करी थी. अब पहली बार वेपर प्रेशर की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. हमने तो यही सीखा था सर. फ्रीजिंग पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर लिक्विड बिकम सॉलिड. लिक्विड. बस इसी से पूरी जिंदगी कट रही थी सर. लेकिन अब धोखा हो गया. धोखा हो गया. कुछ नया ले आए हैं. सर मैं और कॉस्ट तो भी रह गए. बाकी सब तो चले गए. मैं हूं ना. कैसी बात कर रहा है? चाय खत्म होने बस 2 घंटे. अरे सॉरी सर भूल गया मैं. 3 में से आप भी तो हो.
डांडिया चल रहा है कि कहाँ नहीं से चल रहा है? डांडिया कहाँ से सर, सब बंद पड़ा हुआ है। सब बंद पड़ा है। बहुत मिस कर रहा हूँ सर, इस बार नवरात्रि बहुत मिस कर रहा हूँ सर। हर बार ही करता हूँ ऐसे। हर बार। अच्छा, ये हो गया ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस ऑफ यूजुअली वेपर प्रेशर सॉलिड का तो 0 ही होता है ना। 0 होता है बेटा, थ्योरेटिकली किसी का नहीं, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर रहेगा ही, नहीं? ओके, मतलब अब वो नियरली क्यों, 0। हाँ नियरली 0 है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर रहेगा ही। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस इज लो, very less as compared to liquid phase of that substance, right? Liquid phase of the same substance. ठीक है, अरे हाँ, if solid is heated, its vapor pressure increases and on cooling liquid, its vapor pressure will decrease. अच्छी बात है। At some point, vapor pressure of solid and liquid become equal. That point is known as freezing point. सर टू बी ऑनेस्ट अब मुझे बोर्ड्स के लिए भी अब डर लग रहा है सर। चुपचाप पढ़ाई कर, डर मत। बाकी डरना जरूरी है। ये देखो, ये रहा लिक्विड, ये रहा सॉलिड, इसका वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इधर आप कम कर रहे हो, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा, राइट। और सॉलिड का ड्रास्टिकली गिरता है, एकदम ही तेजी से गिरता है सॉलिड, लिक्विड कम रहना। बट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ये वेपर प्रेशर मैंने बनाया, ये लिक्विड फेज है सॉल्वेंट का, और ये सॉलिड फेज है सॉल्वेंट का। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों मिलते हैं, ये है आपका फ्रीजिंग, TF में। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF में, राइट। हरी बात समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया आपका ग्राफ। आप बताओ, अगर आपने सोल्यूशन लिया तो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। अगर आपने कुछ डिसॉल्व कर दिया तो लिक्विड फेज का सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? क्या समझा नहीं सर? अरे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो सेम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं? वेपर प्रेशर कम हो गया ना? हाँ सर, कम हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड फेस और सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर मैच कर रहा था। इस बार वही चीज अब यहां मैच कर रही है, ये तो ये हो गया आपका TF। तो मतलब इस बार T0 ज्यादा होगा। TF नॉट ज्यादा होगा, राइट। सो ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और नीचे जाके वो फ्रीज होगा, राइट। सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। तो सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो ये सॉलिड वाले ग्राफ को यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट करा, तो पहले यहाँ इंटरसेक्ट करा था, अब यहाँ इंटरसेक्ट करा, ये हो गया आपका TF। एंड ये जो गैप होगा, दिस गैप इज नोन एज डेल्टा TF।
depression in freezing point. Right? समझा? हाँ सर. So, one second.